विद्यार्थियों नमस्कार। हिंदी भाषा और साहित्य इस YouTube चैनल पर मैं आपके समक्ष फिर से प्रस्तुत हूँ एक नए उपविषय के साथ। और आज का हमारा चर्चा का विषय रहेगा पारिभाषिक शब्दावली। हम पारिभाषिक शब्दावली का अर्थ, इसकी परिभाषाएं, इसका महत्व, पारिभाषिक शब्दावली की विशेषताएं, पारिभाषिक शब्दावली के विभिन्न संप्रदाय, उसमें किन किन व्यक्तियों का, किन किन संस्थाओं का विशेष योगदान रहा, तथा साथ ही पारिभाषिक शब्दावली के जो सिद्धांत निर्धारित किए गए हैं कि इन सिद्धांतों के आधार पर पारिभाषिक शब्दावली का निर्माण किया जाए, उन सिद्धांतों के बारे में भी हम चर्चा करेंगे। विद्यार्थियों, इस विषय के लिए बहुत दिन से आप लोगों की डिमांड आ रही थी कि इस पर एक व्याख्यान बनाया जाए, तो मैं आज आपके समक्ष ये व्याख्यान प्रस्तुत कर रहा हूँ। जहाँ तक पारिभाषिक शब्दावली की पूर्व पीठिका या हम इसकी पृष्ठभूमि में जाकर देखें तो पृष्ठभूमि को यदि हमें जानना है तो इससे पहले इस अवधारणा को समझना होगा कि पारिभाषिक शब्दावली है क्या। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, पारिभाषिक परिभाषा शब्द से बना है। परिभाषा आप सभी जानते हैं कि किसी भी संप्रत्यय, जिसे हम इंग्लिश में कॉन्सेप्ट कहते हैं या अवधारणा भी कहते हैं, किसी भी अवधारणा को विस्तृत रूप से उसकी सूक्ष्मता में समझाना ही परिभाषा कहलाता है, या हम इसको डेफिनेशन भी कह सकते हैं। तो यदि हम किसी कॉन्सेप्ट की डेफिनेशन देते हैं तो उसे परिभाषा कहा जाता है। और पारिभाषिक परिभाषा में इक प्रत्यय जोड़ने से यह पारिभाषिक शब्द बना है। जैसे इतिहास में इक जोड़ते हैं तो ऐतिहासिक बनता है, समाज में इक जोड़ते हैं तो सामाजिक बनता है। ऐसे ही परिभाषा में जब हम इक प्रत्यय का योग करते हैं तो पारिभाषिक शब्द की व्युत्पत्ति होती है। और इक प्रत्यय के योग से पारिभाषिक शब्द का अर्थ हुआ परिभाषा से संबंधित, अर्थात जो शब्द परिभाषा से संबंधित हों, या हम यूँ भी कह सकते हैं कि जिन शब्दों को परिभाषित किया गया हो, अर्थात जिनको एक परिभाषा में बांध दिया गया हो, या ये भी कह सकते हैं कि जिनकी परिभाषा दी गई हो, ऐसे शब्दों को पारिभाषिक शब्दावली कहते हैं। अब आपके मन में यह प्रश्न अवश्य उठ रहा होगा कि सभी जो शब्द हैं, सामान्य शब्द और पारिभाषिक शब्द, इनमें क्या अंतर हो सकता है। इसका जो वर्णन है, इसके बारे में यह कहा जा सकता है कि सामान्य शब्द अक्सर कई अर्थों में प्रयोग किए जाते हैं। अर्थात यदि हम किसी एक शब्द को ले लें, सामान्य शब्द को, तो यही नहीं है कि केवल वही शब्द उस प्रकार की अवधारणा को, चाहे वो वस्तु की अवधारणा हो, चाहे विचार की अवधारणा हो, चाहे व्यक्ति की अवधारणा हो, उस व्यक्ति, विचार या वस्तु की अवधारणा को स्पष्ट करेगा। उसके लिए कई पर्यायवाची शब्द भी हो सकते हैं, या एक ही शब्द कई प्रकार के अर्थों को भी प्रकट करता है। हम साहित्य में अक्सर ऐसे शब्दों को देखते हैं जिनमें एक ही शब्द का अलग अलग स्थान पर अलग अलग अर्थ हम देखते हैं। जैसे आपने एक प्रसिद्ध दोहा सुना ही होगा, कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकाए, या खाए बोराए वो पाए बोराए। तो यहाँ कनक शब्द एक ही शब्द है, लेकिन उसके दो अर्थ हैं। उसका अर्थ एक तरफ तो जहाँ सोना है और दूसरी तरफ उसका अर्थ धतूरा भी है। तो हम कनक शब्द को एक परिभाषा में नहीं बांध सकते हैं कि उसका अर्थ स्वर्ण धातु ही होगी, या एक जो नशीला पदार्थ होता है धतूरा, वह ही होगा। तो यह
जो अंतर है, सामान्य शब्द को एक परिभाषा में नहीं बांधा जा सकता, उसका केवल एक ही अर्थ नहीं होता, उसके कई अर्थ होते हैं, अर्थ छटाएं होती हैं, उसका हम व्यंग्यात्मक अर्थ भी लगा सकते हैं। लेकिन पारिभाषिक शब्दों की यही विशेषता होती है कि पारिभाषिक शब्दों का एक निश्चित अर्थ होता है, उसके दो अर्थ नहीं होते हैं, भिन्न भिन्न अर्थ नहीं होते हैं। तो ऐसे शब्दों को पारिभाषिक शब्द कहते हैं। जहाँ तक पारिभाषिक शब्दावली की स्वयं की परिभाषा देने की बात है, उनको डिफ़ाइन करने की बात है, तो हम दो विद्वानों का यहाँ ज़िक्र ज़रूर करेंगे। उनमें पहले विद्वान रहे हैं आचार्य रघुवीर, जिन्होंने पारिभाषिक शब्दावली को परिभाषित करते हुए कहा है। और विद्यार्थियों, आप इस बात को अवश्य अपने पुस्तिका में कहीं लिख लें कि आचार्य रघुवीर ने पारिभाषिक शब्दावली के बारे में क्या कहा था। आचार्य रघुवीर ने कहा था कि पारिभाषिक शब्दावली वह है जिसे एक सीमा में बांध दिया गया हो, अर्थात जिन शब्दों को एक परिभाषा की सीमा में बांध दिया गया हो वे पारिभाषिक शब्द कहलाते हैं, और जिन शब्दों को एक परिभाषा में या एक सीमा में नहीं बांधा गया हो वे सामान्य शब्द कहलाते हैं। दूसरे विद्वान भोलानाथ तिवारी जी हैं। बड़े ही अच्छे एक भाषा शास्त्री रहे हैं, ये बड़े अच्छे भाषा वैज्ञानिक रहे हैं। तो इन्होंने भी पारिभाषिक शब्दावली के बारे में अपने विचार प्रकट किए, और भोलानाथ तिवारी जी ने कहा कि ज्ञान विज्ञान के विशेष क्षेत्रों, फिर से सुनिएगा, ज्ञान विज्ञान के विशेष क्षेत्रों जैसे रसायन, भौतिकी, राजनीति, अर्थशास्त्र, ज्योतिष, खगोल इत्यादि क्षेत्रों में प्रयोग किए जाने वाले विशिष्ट शब्दावली को पारिभाषिक शब्दावली कहते हैं। पारिभाषिक शब्दों का अपना एक विशेष निश्चित अर्थ होता है, और उस विशेष अनुशासन या ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में ही इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो भोलानाथ तिवारी जी की परिभाषा से यह स्पष्ट हो जाता है कि पारिभाषिक शब्दों का प्रयोग सामान्य व्यवहार में ना करके ज्ञान विज्ञान के विशिष्ट क्षेत्रों में किया जाता है। व्यवहार में हम जो सामान्य बोलचाल की भाषा बोलते हैं, वह भाषा जिन शब्दों से बनी हुई होती है उसे हम सामान्य शब्दावली कहते हैं। लेकिन जब हम ज्ञान विज्ञान के किसी विशिष्ट क्षेत्र में दाखिल होते हैं, तो उस ज्ञान विज्ञान के विशिष्ट क्षेत्र के कंसेप्ट्स को समझने के लिए, उसकी अवधारणाओं को समझने के लिए हमें कुछ शब्दावली की आवश्यकता होती है। क्योंकि दिन भर दिन ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में नए आविष्कार होते जा रहे हैं, नई नई अवधारणाएं पनपती जा रही हैं, तो उन अवधारणाओं को कुछ नाम देकर ही समाज में फैलाया जा सकता है, प्रसारित किया जा सकता है। क्योंकि हम किसी भी वस्तु को उसके नाम के माध्यम से ग्रहण करते हैं, तो इनके नाम जो है वो कुछ विशिष्ट नाम उन अवधारणाओं को दिए जाते हैं, और इसी कारण से इन क्षेत्रों में प्रयोग होने वाली शब्दावली को पारिभाषिक शब्दावली कहते हैं, और उनका एक विशिष्ट अर्थ होता है। तो ये थी बात कि पारिभाषिक शब्दावली है क्या। अब थोड़े से यदि हम उदाहरण देखें तो उससे बात अच्छी तरह से समझ आ सकती है। जैसे यदि हम गणित में देखें, तो गणित में त्रिज्या एक शब्द है, पारिभाषिक शब्द। तो त्रिज्या आप सामान्य बोलचाल की भाषा में प्रयोग नहीं करते हैं, अतः त्रिज्या एक विशेष प्रकार की अवधारणा है जो कि वृत्त या हम कहें तो सर्कल की अवधारणा में एक विशिष्ट शब्द है, जिसका एक विशेष अर्थ भी है। इसके अतिरिक्त यदि हम भौतिक
शास्त्र में देखें तो नाभिक एक शब्द है, जो कि परमाणु के नाभिक के रूप में हम सब जानते हैं कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक परमाणु के नाभिक में रहते हैं। नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन, इस तरह के शब्दों का प्रयोग हम भौतिक शास्त्र में करते हैं। तो ये ऐसे शब्दों को पारिभाषिक शब्द कहा जाता है। और ज्ञान विज्ञान के जितने भी क्षेत्र हैं, चाहे वह अर्थशास्त्र है, चाहे राजनीति शास्त्र है, चाहे गणित है, जीव विज्ञान, भौतिकी, रसायन, कंप्यूटर विज्ञान, कोई भी इस तरह का ज्ञान विज्ञान के अनुशासन का क्षेत्र है, सभी में इस प्रकार की शब्दावली की आवश्यकता बढ़ती है। और इसी शब्दावली को हम पारिभाषिक शब्दावली कहते हैं। यदि हम पारिभाषिक शब्दावली के इतिहास की बात करें और भारत के संदर्भ में विशेष रूप से इसकी बात करें, तो भारत में पारिभाषिक शब्दों की एक बहुत ही प्राचीन परंपरा रही है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि भारत ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में पिछड़ा हुआ देश था, बल्कि बहुत ही समृद्ध यहाँ ज्ञान विज्ञान की परंपरा रही है। चाहे वह ज्योतिष विज्ञान हो, चाहे आयुर्वेद हो, चाहे गणित हो, सभी क्षेत्रों में, या फिर हम कह सकते हैं कि काव्य शास्त्र हो, साहित्य हो, नाटक हो, सभी क्षेत्रों में हमारा ज्ञान विज्ञान बड़ा ही समृद्ध रहा है। और इसके ऊपर जो लेखन हुआ है, जो भी कार्य हुआ है इन ज्ञान विज्ञान के क्षेत्रों में, उन सभी में संप्रत्ययों को, अवधारणाओं को, कंसेप्ट्स को परिभाषित करने के लिए या उनको समझाने के लिए शब्दों का प्रयोग किया गया और पारिभाषिक शब्दावली बनाई गई। जैसे यदि हम देखें काव्य शास्त्र में, आचार्य भरत मुनि ने एक नाट्यशास्त्र नामक ग्रंथ लिखा था। उसमें नाटक के विभिन्न तत्वों, जैसे प्रख्यात, प्रकरी, इसके अतिरिक्त विष्कंभक, बहुत से ऐसे शब्द हैं जो नाटक के विभिन्न तत्वों के लिए प्रयोग किए जाते हैं। और ये उस समय पारिभाषिक शब्द ही माने जाते थे। और हमारे देश में जो 6 शास्त्र हैं, उनमें निरुक्त निघंटु नामक एक ग्रंथ बनाया गया था, जिसमें इस प्रकार के शब्दों का संकलन किया गया था। तो पारिभाषिक शब्दों के संकलन की परंपरा भी हमारे देश में प्राचीन काल से ही चली आ रही है। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि धीरे धीरे चाहे कोई भी कारण रहे हों, हमारी यह परंपरा शिथिल होती गई है और आधुनिक काल तक आते आते हम ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में पूरी तरह से पश्चिम पर ही निर्भर रह गए हैं। विद्यार्थियों, एक और मैं आपको बात बताना चाहूँगा कि 2 प्रकार से पारिभाषिक शब्द किसी भी भाषा की शब्दावली में प्रयुक्त होते हैं या उसकी किसी भाषा में समाविष्ट होते हैं। पहला तो यह है कि जिस देश में कोई अनुसंधान कार्य चल रहा है या जिस देश में किसी ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में कोई नया आविष्कार हुआ है, उस देश की भाषा में स्वयं उस ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र के लिए या उस आविष्कार के लिए शब्द बड़ी प्राकृतिक रूप से, यानी हम कह सकते हैं कि नेचुरली वे शब्द उस देश की भाषा में आ जाते हैं। जैसे हम देखें कि पश्चिम में बहुत सारे ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र के में आविष्कार हुए, तो उनकी भाषा में स्वतः वे शब्द आ गए। यदि कोई आविष्कार फ्रांस में हुआ है तो वह शब्द फ्रांस की भाषा में, फ्रांसीसी फ्रेंच भाषा में स्वयं ही सम्मिलित हो गया। यदि ब्रिटेन में हुआ है तो अंग्रेजी भाषा में सम्मिलित हो गया, स्पेन में हुआ है तो स्पेनिश भाषा में सम्मिलित हो गया। जैसे हमारे भारत में जो जगदीश चंद्र बोस थे, उन्होंने आविष्कार किया था, तो उस जो उनके आविष्कार का नाम था वो बोस, कुछ उनके नाम पर ही उसका नामकरण भी किया गया था। तो इस तरह से प्राकृतिक रूप से जहाँ आविष्कार हुआ हो वहाँ शब्दावली में ये पारिभाषिक शब्द स्वयं ही प्रविष्ट हो जाते हैं और इसे प्राकृतिक प्रक्रिया कहते हैं कि पारिभाषिक शब्दों के निर्माण की यह प्राकृतिक प्रक्रिया है। लेकिन
यदि कोई ऐसा देश है जहाँ ज्ञान विज्ञान के क्षेत्रों का इतना विकास नहीं हुआ है, आविष्कार वहाँ नहीं हुए हैं, लेकिन दूसरे देशों से जहाँ आविष्कार हुए हैं वहाँ से वह ज्ञान विज्ञान को अपने देश में लाना चाहता है, क्योंकि अब वैश्वीकरण का ज़माना है। तो ऐसा नहीं है कि किसी एक देश में आविष्कार हुआ और वहीं तक सीमित होकर रह गया। वह आविष्कार पूरे विश्व में प्रसारित होता है और पूरे विश्व के लोग उस आविष्कार से लाभ भी उठाते हैं। तो उस लाभ को उठाने के लिए यदि कोई देश दूसरी देश के द्वारा किए गए आविष्कारों से संबंधित अवधारणाओं को अपनाना चाहे, तो उसे उस प्रकार की शब्दावली की आवश्यकता होती है कि वह अपनी भाषा में भी उस प्रकार की अवधारणा के लिए, उस प्रकार के संप्रत्यय के लिए, कॉन्सेप्ट के लिए शब्दावली का निर्माण करे। तो उस प्रकार के शब्दों के निर्माण की जो प्रक्रिया होती है उसे कृत्रिम प्रक्रिया कहते हैं। और मैंने जैसे कि चर्चा की थी कि आधुनिक काल तक आते आते हमारे देश में भी इसी प्रकार का माहौल हो गया था कि हम ज्ञान विज्ञान के आविष्कारों के लिए पूरी तरह से पश्चिम पर ही आश्रित होकर रह गए थे। इस कारण हमें आवश्यकता अनुभव हुई कि पश्चिम के देशों में जो आविष्कार हुए हैं उन आविष्कारों से संबंधित शब्दावलियों को, ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र से संबंधित शब्दावलियों को हमारी हिंदी भाषा में कैसे लाया जाए और हिंदी में क्या क्या नियम बनाए जाएं, किस तरह से उस शब्दावली का प्रयोग किया जाए, क्या क्या सिद्धांत बनाए जाएं। इस आधार पर ही हिंदी में पारिभाषिक शब्दावली के निर्माण के प्रयास भी किए गए हैं। और क्योंकि हमारी भाषाई विविधता बहुत अधिक रही है, हम अरबी फ़ारसी के शब्दों का भी बहुत बहुलता से प्रयोग करते रहे हैं। आपको पता है कि मध्य युग में हम मुस्लिमों के अधीन रहे थे। मुस्लिम शासक जो ईरान इराक़ से आए थे, अफ़गानिस्तान से आए थे, उनकी अरबी और फ़ारसी भाषा का प्रयोग प्रशासन में भी होता था और आम बोलचाल की भाषा में भी वे शब्द घुल मिल गए थे। इसके बाद अंग्रेज़ों के अधीन रहने के कारण हम अंग्रेज़ों के प्रभाव में भी आए और उनकी अंग्रेज़ी भाषा के प्रभाव में भी आए। अंग्रेज़ी भाषा के भी बहुत से शब्द हमारी भाषा में मिलजुल गए थे। इसके अतिरिक्त जो हमारी प्राचीन परंपरा है, संस्कृत का प्रभाव तो हमारी भाषा पर है ही, क्योंकि हमारी देश की सारी भाषाएं ही संस्कृत भाषा से निकली हैं। तो इस तरह से कुल मिलाकर हमारी हिंदी भाषा सभी भाषाओं के मिले जुले रूप और उसके टूटने और जुड़ने, इन सभी प्रकार के भाषाओं के प्रभाव से युक्त होकर हमारी आधुनिक हिंदी बनी है। और इसलिए हिंदी में पारिभाषिक शब्दावली को सम्मिलित करने के लिए बहुत सी समस्याओं का भी विद्वानों को सामना करना पड़ा और कुछ सिद्धांतों के आधार पर उसके बाद शब्दावली निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। यदि आधुनिक काल में हम पारिभाषिक शब्दावली के निर्माण से संबंधित प्रयासों के बारे में चर्चा करें तो हमें ज्ञात होगा कि सर्वप्रथम जो हमें जानकारी मिलती है वो महाराज शिवाजी के कार्यकाल में मिलती है। महाराज शिवाजी, जिनका कि कार्यकाल 1764 से 1780 तक रहा था, उनके कार्यकाल में एक विद्वान थे रघुनाथ पंत। उन्होंने सर्वप्रथम पारिभाषिक शब्दावली कोश का निर्माण किया था। उनके पारिभाषिक शब्दावली कोश में लगभग 1500 शब्द थे और ये 1500 शब्द राजकाज से और खाद्य वस्तुओं के नाम से संबंधित ये 1500 शब्द थे। इसके बाद अंग्रेज़ों ने भी पारिभाषिक शब्दावली के निर्माण का प्रयास किया कि जो अंग्रेजी के शब्द थे और जिनका प्रशासन के क्षेत्र में प्रयोग किया जाता था, सरकार को चलाने के क्षेत्र में प्रयोग किया जाता था, तो ऐसे शब्दों की उन्हें हिंदी में उनका अनुवाद कहें या उनका निर्माण कहें, ऐसे शब्द गढ़ने की उन्हें आवश्यकता पड़ी और फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना भी इसी उद्देश्य के लिए की गई।
क्योंकि उन्हें भी लगा कि यदि हमें भारत में लंबे समय तक शासन करना है तो हिंदी भाषा को जानना अति आवश्यक है और हिंदी भाषा में काम होना भी बड़ा ही आवश्यक है। अतः कुछ अंग्रेज़ों के द्वारा भी इस तरह के प्रयास किए गए। इसके बाद भारत में ही कुछ व्यक्तियों ने व्यक्तिगत रूप से पारिभाषिक शब्दावली के निर्माण के लिए प्रयास किए। उनमें मुझे एक नाम याद आता है राजेंद्र लाल मित्र का। उन्होंने पूरा एक योजना पत्र तैयार किया और उस योजना पत्र का नाम ही इस प्रकार का था कि वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली बनाने की विधियों के लिए योजना पत्र, कि उसमें उन्होंने इस प्रकार के सिद्धांतों का विवेचन किया था, इस प्रकार की विधियों का विवेचन किया था कि पारिभाषिक शब्दावली का निर्माण किन सिद्धांतों के आधार पर किया जाए। इसके बाद जिन लोगों ने पारिभाषिक शब्दावली के निर्माण के लिए प्रयास किए, उनमें उन प्रयासों को हम दो वर्गों में विभाजित कर सकते हैं। पहला संस्थागत प्रयास, अर्थात किसी संस्था का गठन करके उस संस्था में सामूहिक रूप से पारिभाषिक शब्द बनाने का कार्य किया जाए। और दूसरा हम कह सकते हैं व्यक्तिगत प्रयास, कि किसी एक व्यक्ति के द्वारा, विद्वान के द्वारा व्यक्तिगत रूप से पारिभाषिक शब्दों का निर्माण किया जाए। तो यदि हम संस्थागत प्रयासों में देखें तो संस्थागत प्रयासों में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, जो कि अलीगढ़ में अभी भी स्थित है, इसके अतिरिक्त उस्मानिया विश्वविद्यालय जो कि हैदराबाद में है, और इसके अतिरिक्त काशी नागरी प्रचारिणी सभा, जिसका कि हिंदी साहित्य में भी बहुत महत्व रहा है और बड़े महनीय और बड़े ही विद्वान लोग नागरी प्रचारिणी सभा से जुड़े हैं। इसके अतिरिक्त साहित्य के क्षेत्र में ही एक और संस्था थी, प्रयाग साहित्य सम्मेलन, जो कि 1910 में स्थापित हुई थी। इन सभी जो संस्थाएं हैं, इन सभी संस्थाओं का बड़ा ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है पारिभाषिक शब्दावली के निर्माण में। इन्हें हम संस्थागत प्रयास के रूप में देख सकते हैं और इन्होंने स्वतंत्रता से पहले पारिभाषिक शब्दावली के निर्माण में प्रयास किए थे। स्वतंत्रता के बाद जिन संस्थाओं ने शब्दावली के निर्माण में, पारिभाषिक शब्दावली के निर्माण के लिए प्रयास किए, उन संस्थाओं की चर्चा हम बाद में करेंगे। यदि इन संस्थागत प्रयासों के बारे में बात की जाए तो काशी नागरी प्रचारिणी सभा इनमें सर्वप्रमुख संस्था है, जिसने पारिभाषिक शब्दावली के निर्माण में अभूतपूर्व योगदान दिया। इनके द्वारा जो पहला शब्दकोश तैयार किया गया इस प्रकार की शब्दावली का, वो 1901 में तैयार किया गया और उसमें बहुत वैज्ञानिक और तकनीकी शब्द सम्मिलित किए गए थे। इसके अतिरिक्त स्वतंत्रता से पहले जिन विद्वानों की हम बात कर सकते हैं कि उन्होंने व्यक्तिगत प्रयास पारिभाषिक शब्दावली के निर्माण में किए, उनमें सर्वप्रमुख जो नाम है वो आचार्य रघुवीर का है। हमने आचार्य रघुवीर जी की एक परिभाषा के बारे में भी बात की थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि जिनको एक परिभाषा में बांधा जा सकता है या बांधा गया है, ऐसे शब्दों को पारिभाषिक शब्द कहते हैं। इसके अतिरिक्त एक और नाम जो प्रमुख रूप से लिया जा सकता है वह श्री सुंदरलाल जी का है, जिन्होंने भी पारिभाषिक शब्दावली के निर्माण में अपना योगदान दिया। तो स्वतंत्रता से पहले व्यक्तिगत प्रयासों के रूप में हम इसके अतिरिक्त एक और नाम गिन सकते हैं हैदर जाफरी का। उन्होंने भी पारिभाषिक शब्दावली के निर्माण में अपना योगदान दिया था। यदि हम बात करें स्वतंत्रता के बाद किन संस्थाओं ने पारिभाषिक शब्दावली के निर्माण में योगदान दिया, तो उनमें भारत सरकार के द्वारा 1950 में स्थापित वैज्ञानिक शब्दावली बोर्ड और 1961 में स्थापित वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग, इन दो संस्थाओं का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इसके बारे में विस्तार से हम चर्चा करेंगे, लेकिन
उससे पहले हमें यह भी जानना आवश्यक है कि पारिभाषिक शब्दावली की विशेषताएं क्या क्या हैं। वैसे तो अब तक हम जितना पारिभाषिक शब्दावली के बारे में बात कर चुके हैं उससे उनकी विशेषताएं हमारे सामने प्रकट हो जाती हैं, लेकिन फिर भी उनको विस्तार से जानना अति आवश्यक है। तो जहाँ तक हम पारिभाषिक शब्दावली की विशेषताओं की बात करते हैं तो इसकी विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहली विशेषता यह है कि पारिभाषिक शब्दों का एक निश्चित अर्थ होता है। यह हम सामान्य शब्दावली से भिन्न करके भी इनकी विशेषताओं को जान सकते हैं कि जहाँ सामान्य शब्दावली का अर्थ निश्चित नहीं होता है, उसका संदर्भ के अनुसार, उसका समय के अनुसार परिवर्तन होता रहता है, लेकिन पारिभाषिक शब्दावली समय और संदर्भ से परे है। पारिभाषिक शब्दावली का एक जितने भी शब्द होते हैं उनका अपना एक निश्चित अर्थ होता है और उस निश्चित अर्थ में ही इनका प्रयोग किया जाता है। यदि हम दूसरी विशेषता की बात करें तो पारिभाषिक शब्दों की दूसरी विशेषता यह है कि ज्ञान विज्ञान के किसी विशेष क्षेत्र से ही ये पारिभाषिक शब्द संबंधित होते हैं। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि जो भी ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र हैं, चाहे वह भौतिकी है, चाहे वह रसायन विज्ञान है, चाहे जीव विज्ञान है, कंप्यूटर विज्ञान है, इसके अतिरिक्त राजनीति शास्त्र है, मानविकी है, तो जितने भी ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र हैं उन ज्ञान विज्ञान के क्षेत्रों की अपनी अपनी पारिभाषिक शब्दावली होती है, क्योंकि सभी के अपनी अपनी अवधारणाएं होती हैं। उन अवधारणाओं के अनुसार ही पारिभाषिक शब्दावली का प्रयोग किया जाता है। अतः दूसरी विशेषता यह हुई कि ज्ञान विज्ञान के विशिष्ट क्षेत्र में पारिभाषिक शब्दावली का प्रयोग किया जाता है। तीसरी विशेषता हम ये देखते हैं कि इनके प्रयोक्ता भी विशिष्ट होते हैं। अर्थात जो व्यक्ति किसी विशिष्ट ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र से संबंधित होगा, अर्थात उस क्षेत्र में कार्य कर रहा होगा, उस विद्वान के द्वारा ही पारिभाषिक शब्दावली का प्रयोग किया जाता है।